हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या वेज। और आज हम अपने लेक्चर में करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर ओल्ड इंग्लिश हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जाना था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कौन से रीजन में फैली, कौन से डिजाइन ने उसे फ्लरिश किया, उसे हेल्प किया और किस तरह से ये डेवलप हुई समय के साथ। आज हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कि इसके अंदर कौन से मेन वर्क्स हैं, कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनसे ये मिली है, और इसके जो वर्क्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने एंग्लो सेक्सन पीरियड को पढ़ा था और आज हम एंग्लो सेक्सन पीरियड के लिटरेचर को पढ़ते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर समझने में आसानी हो, आपका बेस क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या एंग्लो सेक्सन लिटरेचर भी इसे बोला जाता है, और ये जो लिटरेचर था ये 7th सेंचुरी से 1066 एडी तक डेवलप हुआ था। और ये जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर है ये मेनली कैसे ये हमें मिला उस सबको डिस्कस करते हैं। ये मेनली हमें मैन्युस्क्रिप्ट से मिला है। मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखी जाती हैं, ऐसे वर्क्स हमें मेनली 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, जिनमें से 189 मेजर हैं, 189 मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनको संभाल करके रखा जाता था, मोनेस्ट्रीज में इनको संभाल के रखा गया था। मोनेस्ट्रीज विकन से मठ जो होते हैं धार्मिक, और इसी तरह चर्च वगैरह में भी इनको संभाल के रखा गया था। लेकिन क्या जैसे वो डिजाइन बदलती है, किसी का अटैक होता है तो ये लोग ऐसे प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो मोनेस्ट्रीज है इनका भी डिसोल्यूशन हुआ समय के साथ। 16th सेंचुरी में, मेनली इनका 16th सेंचुरी में उनका डिसोल्यूशन होता है मोनेस्ट्रीज का। और जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये सब डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, इनको जला दिया जाता है या इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो उसके बाद में जो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं वो ज्यादातर डिस्ट्रॉयड फॉर्म्स में है। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनको जिन स्कॉलर्स ने सबसे पहले पढ़ा था, जो मेन स्कॉलर्स हैं, वो 3 स्कॉलर्स इसमें आते हैं जिन्होंने इनको समझा, इनको पढ़ा। जिनमें से फर्स्ट है आर बी कॉटन, मैथ्यू पार्कर और लॉरेंस नॉवल। अब इन स्कॉलर्स ने इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो वर्क्स हैं एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के, उनमें मेनली किस तरह की चीजें हैं तो ये उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो इनमें चीजें हैं वो है सरमन्स, बिब्लिकल ट्रांसलेशंस और बिब्लिकल नैरेटिव्स। इसके अलावा एंग्लो लैटिन वर्क, और एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एंग्लो सेक्सन की हिस्ट्री जानने का। और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी चीजें हमें इसमें आती हैं इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है इनको मेनली 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स मेनली मानी जाती है। फर्स्ट है कैडमन या जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, सेकंड है एग्जिटर बुक, थर्ड है वर्सेली बुक, और जो फोर्थ है उसे कहते हैं नोबेल कोडेक्स। तो ये जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कैडमिन या जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, एग्जिटर बुक, वर्सेली बुक और नोबेल कोडेक्स, इन बुक्स के अंदर मेनली ये जो इन्हीं के अंदर जो वर्क्स हैं लिटरेचर के वो मिले हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। और इनके अंदर से जो ये कैडमिन जो नाम है, कैडमिन या जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट इसको बोला जाता है, वो कैडमिन नाम के एक पोएट रहे हैं, उनके नाम पर है। उनके वर्क्स इसमें मिले हैं कैडमिन के, इसलिए भी इसका मैन्युस्क्रिप्ट का नाम इन पोएट के नाम पे रख लिया गया है। और इसके बाद नोबेल कोडेक्स को बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें
ओल्ड इंग्लिश की फेमस जो स्टोरी है बियोवुल्फ वो इसमें आती है। तो अब हम बात करते हैं कि 4 ऐसे पोएट्स हैं, मेजर पोएट्स हैं जिनके वर्क्स हमें इसमें ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में मिलते हैं। आपको ये जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसके पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 पोएट्स की बात आती है, तो जो 4 पोएट्स थे उनमें से सबसे फेमस है कैडमन। ये जो कैडमन थे ये फर्स्ट पोएट थे, फर्स्ट पोएट whose वर्क्स सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब ये जो पोएट है इनकी पोएम सबसे लंबे समय तक सर्वाइव कर पाई है। कैडमन हाइम नाम की इनकी पोएम है, कैडमन हाइम। ये 9 लाइन की एक पोएम है जो कि हमें एक्जिटर बुक में मिली है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पोएट है वो है साइनेवुल्फ। साइनेवुल्फ जो पोएट है वो उनकी जो पोएम है ये जो साइनेवुल्फ है ये फर्स्ट साइंड पोएट है इंग्लिश लिटरेचर के, फर्स्ट साइंड पोएट। इससे पहले के जो पोएट्स हैं उनके जो वर्क्स हैं वो ज्यादातर लिखी हुए फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो साइनेवुल्फ है वो ऐसे पोएट है जिनके वर्क्स इन्होंने अपने वर्क्स को साइन किया है और इनकी 4 पोएम्स है जो इन्होंने साइन की है और उनके नाम है द फेयर्स ऑफ अपोस्टल, द फेयर्स ऑफ अपोस्टल, एलेनी, जुलियाना और द ड्रीम ऑफ द रूड। ये जो पॉइंट्स है ये एक्जिटर बुक ऑफ वर्सिली बुक में हमें मिली हैं। तो अब हम बात करते हैं साइनेवुल्फ। इसके बाद में है बेडे। जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है बेडे। बेडे की एक वर्क है द एक्लिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीपल। तो ये जो बेडे का जो वर्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है और इस वर्क से हमें पता चलता है कि जो एंग्लो सेक्सन्स लोग थे वो ब्रिटेन के अंदर आए थे, स्टैब्लिश हुए थे, उन्हें केल्ट्स लोगों ने इन्वाइट किया था, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो किंग थे, हमने पिछले लेक्चर में जाना ही था, और इन्होंने खुद भी काफी सारे वर्क्स लिखे हैं और इन्होंने द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल भी पब्लिश करवाई है। तो अब हम पढ़ते हैं जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उसके लिटरेरी फीचर्स क्या थे। 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया थोड़ा। ये जो फोर्थ है ये ड्रीम ऑफ द रूड नहीं है, ये जो फोर्थ जो इनका वर्क था वो था क्रिस्ट सेकंड। तो चलिए अब हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है उसके लिटरेरी फीचर्स का। जो लिटरेरी फीचर्स हैं इसमें से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। 2016 में क्वेश्चन अपियर हुआ था कि जो ओल्ड इंग्लिश है उसके लिटरेरी फीचर्स कौन कौन से हैं, तो अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। लिटरेरी फीचर्स में जो सबसे पहले आता है वो है डोमिनेंस ऑफ पोएट्री। सेकंड, ए लिटिल प्रोज वर्क। डोमिनेंस ऑफ पोएट्री से मतलब है कि जो ये ओल्ड एंग्लो पीरियड जो था, एंग्लो सेक्सन जो पीरियड था उसके अंदर जो पोएट्री लिखी गई थी वो मेनली जो पोएट्री ही ज्यादा थी, सॉरी उसके मतलब जो प्रोज वर्क्स कम होते थे, पोएट्री ज्यादा लिखी जाती थी। और क्योंकि जो वर्क्स होते थे वो रिटन फॉर्म्स में कम होते थे, उनको नरेट करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ज्यादा किया जाता था, इसलिए ज्यादातर जो वर्क्स हैं वो हमें पोएट्री के फॉर्म में मिले हैं। लोग पोएम्स ही गाते थे, पोएम्स ही सुनाया करते थे और पोएम्स को ही चलन था। फिर उसके बाद में जो प्रोज वर्क है वो जैसे किंग एल्फ्रेड ने एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल छपवाना शुरू किया, उससे प्रोज वर्क को बढ़ावा मिला। और जो क्रिश्चियन रिलीजन जब ब्रिटेन में आया उससे
प्रोज वर्क को बढ़ावा मिला। इसके बाद जो थर्ड जो फीचर है वो है यूज ऑफ सिसोरा। ये लोग अपनी जो वर्क्स होते थे उनके अंदर सिसोरा का यूज करते हैं। सिसोरा क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। सिसोरा को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ये होता है एन इनकम्प्लीट लाइन। एन इनकम्प्लीट लाइन इज कॉल्ड सिसोरा। इसके अंदर क्या है कि कोई भी जो पोएट्स होते थे वो अपनी जो वर्क है उसके अंदर थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी टेंशन क्रिएट करने के लिए, अपने बात को जोड़ देने के लिए, टेंशन लाने के लिए बात के अंदर उसके एक लाइन होती है उसको अधूरा छोड़ देते थे डॉट 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 लगा करके, और फिर नीचे आधी लाइन लिखा करते थे। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार। तो ये ट्विंकल ट्विंकल मैंने लिखा और फिर मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगा दी, इसे आधा छोड़ दिया और फिर मैंने नेक्स्ट में लिखा लिटिल स्टार। तो ये जो एग्जाम्पल होता था ये होता था एग्जाम्पल सिसोरा का। इसी तरह हम दूसरा ले सकते हैं कि और एग्जाम्पल सी सैड डॉट 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 और उसके बाद में आई विल नेवर फॉरगिव। तो इस तरह से ये जो लोग थे अपनी बात में टेंशन क्रिएट करने के लिए मेनली सिसोरा का यूज किया जाता था और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का ये बहुत ही अच्छा पोएटिक फीचर था। इसके बाद में जो नेक्स्ट इनका पोएटिक फीचर था वो था एलिट्रेटिव वर्ड्स का। एलिट्रेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता था और इसके बाद में वेरिएशंस का यूज होता था। ये पोएटिक फीचर्स थे जिनके कारण सिसोरा, एलिट्रेटिव वर्ड्स और वेरिएशंस, जिसके कारण जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो लिटरेचर की जो पोएट्री है वो आज की पोएट्री से अलग है, हम उसे इतने आसानी से समझ नहीं पाते हैं। और ये जो ऑप्शंस थे ये एग्जाम पेपर में दिए गए थे और सिसोरा, एलिट्रेटिव वर्ड्स और इस पे यही आपका आंसर था। तो चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के समय की पोएट्री के बारे में, कैसी कैसी पोएट्री थी वो सब हम पढ़ते हैं। आपको इन सब के पीडीएफ भी मिल जाएंगे और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी आपको पीडीएफ नोट्स में के साथ अवेलेबल आपको करवा दिए गए हैं, तो आप वहां से जाकर के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड की पोएट्री के बारे में, कौन कौन सी मेजर पोएट्री है। तो यहाँ पर मेन जो 3 तरह की पोएट्री है, हीरोइक, लिरिक और क्रिश्चियन, ये 3 तरह की पोएट्री हमें यहाँ मिली है और इंग्लिश लिटरेचर में। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीरोइक पोएट्री के बारे में। हीरोइक पोएट्री जो है उसके अंदर सबसे पहले जो फेमस वर्क है वो है बियोवुल्फ। अब यहाँ पर पहले एक बात डिस्कस कर लें कि जो ये पोएट्री है उसके अंदर हमें हीरोइक फीचर्स या हीरोइक पोएट्रीज ज्यादा मिली हैं और क्रिश्चियन पोएट्रीज ज्यादा मिली हैं। उसका कारण ये है कि उस समय ब्रिटेन में क्रिश्चियन रिलीजन सेपरेट हो रहा था, तो इस कारण से क्रिश्चियन जो पोएम्स हैं, वर्क्स हैं, वो ज्यादा लिखे गए। और दूसरा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में कि कैसे वो स्प्रेड हो रहा था। और सेकंड जो हीरोइक पोएट्री है उसका रीजन भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एंग्लो सेक्शंस थे ये वेरिएट कल्चर को फॉलो करते थे और इन्होंने जो ये कल्चर स्टैब्लिश किया था ब्रिटेन में, हीरोइक एक्टिविटीज में ज्यादा बिलीव करते थे और इस कारण से इनके जो वर्क्स होते थे वो भी हीरोइक ही होंगे। तो इसलिए हीरोइक जो काम थे वो ज्यादा ये पसंद करते थे। तो अब इसके अंदर ये फेमस जो पोएम है सबसे पहले हीरोइक में वो है बियोवुल्फ। ये जो बियोवुल्फ है इसको फर्स्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है। क्योंकि इसको फर्स्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसलिए बोला जाता है कि ये 3182 लाइंस की पोएम है। ये लॉन्ग पोएम है और ये पूरी की पूरी हमें मिली है। मतलब कि जो बाकी ज्यादातर जो वर्क्स हैं वो डिस्ट्रॉयड फॉर्म में है, किसी का आगे वाला हिस्सा नहीं है, किसी का पीछे वाला हिस्सा नहीं है, कोई फ्रेगमेंट्स में मिले हैं, लेकिन ये पोएम ऐसी है जो पूरी की पूरी हमें मिली है। तो इसलिए ये 3182 लाइंस की पोएम है, एलिट्रेटिव वर्ड्स में लिखी गई है। और इसका जो ऑथर है उसके बारे में पता नहीं है क्योंकि जो ज्यादातर जो वर्क्स होते थे वो अननोन होते थे। और ये जो बियोवुल्फ है इसके भी किसने लिखा, इसके पोएट का भी नाम नहीं पता है हमें। और जो ये पोएम है ये भी अननेम थी, लेकिन जो इस पोएम का जो हीरो है बियोवुल्फ, उसी के नाम पर इसका नाम बियोवुल्फ रख दिया गया।
और इसके बाद में ये जो पोएम है ये नोवेल कोडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट में हमें मिली है और इसी कारण इसको बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट भी बोला जाता है। और ये जो पोएम है इसको ट्रांसलेट किया गया J.R.R. टोल्किन के द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और आपको पीडीएफ में ये सब अवेलेबल करवाए गए हैं। J.R.R. टोल्किन का वर्क था ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ, ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ। ये इसमें इन्होंने बियोवुल्फ को ट्रांसलेट किया। और इसके अलावा जो दूसरे जो व्यक्ति थे जिन्होंने बियोवुल्फ को ट्रांसलेट किया वो थे विलियम मॉरिस, विलियम मॉरिस। अब हम सबसे पहले ये जो बियोवुल्फ स्टोरी है इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारे लिए, पोएम इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इस पोएम की स्टोरी डिस्कस करते हैं। ये जो पोएम है इसके बियोवुल्फ, इसके अंदर बियोवुल्फ नाम का एक हीरो होता है और ये जो बियोवुल्फ है ये हीरो है गिट्सलैंड का। गिट्सलैंड एक जगह का नाम है, वहां का ये रहने वाला है, वहां का ये हीरो है। और किंग ऑफ डेन्स जिनका नाम है हरोथेगर, और इनकी किंगडम में एक पैलेस है, एक जगह है मीडहोल। इस मीडहोल में काफी लोग रहते हैं और यहां पर एक मीडहोल के अंदर एक मॉन्स्टर जिसका नाम होता है ग्रेंडल, ये यहाँ पे कब्जा कर लेता है और यहाँ के लोगों को मारता है। तो ये जो किंग ऑफ डेन्स है वो बियोवुल्फ को हेल्प के लिए बुलाते हैं और बियोवुल्फ यहाँ पे आता है मिडहोल में, इस मॉन्स्टर से आकर के युद्ध करता है, एक तरह से लड़ाई करता है और जो बियोवुल्फ है, जो हीरो है, वो ग्रेंडल को मार गिराता है। अब ग्रेंडल के मरने के बाद जो मिडहोल है वो फियर से फ्री हो जाता है, लेकिन जो ग्रेंडल की जो मदर है वो बियोवुल्फ से बदला लेने के लिए आती है और बियोवुल्फ के साथ लड़ाई करती है और बियोवुल्फ इसे भी लड़ाई में हरा देता है, इसे भी मार देता है। तो इसके बाद में मिडहोल जो होता है वो ग्रेंडल के आतंक से मुक्त हो जाता है और इसके बाद जो बियोवुल्फ है वो वापस गिट्सलैंड चला जाता है। अब जब ये वापस गिट्सलैंड जाता है तो यहाँ जाकर के ये यहाँ का राजा बन जाता है और 50 ईयर्स तक ये किंग बनकर राज करता है, 50 ईयर्स तक। अब 50 ईयर्स के बाद में क्या होता है, इसके राज्य के अंदर एक ड्रैगन आता है और ये जो ड्रैगन है इसके किंगडम पे, बियोवुल्फ की किंगडम पे अटैक करता है और जो बियोवुल्फ जो कि अब बूढ़ा हो चुका है लेकिन वो फिर भी वो इस ड्रैगन के साथ लड़ाई करता है और इस ड्रैगन को मार भगाता है बियोवुल्फ। लेकिन इस लड़ाई के अंदर क्योंकि बियोवुल्फ बूढ़ा हो चुका है तो वो इंजर हो जाता है और उसकी इंजरी के कारण जो बियोवुल्फ है उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद जो उसके लोग होते हैं, जो उसके लविंग बींग्स होते हैं, वो उसकी बॉडी को क्रिमिनेट करते हैं और वहां पर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक मॉन्यूमेंट बना देते हैं उसकी याद में। तो ये स्टोरी थी बियोवुल्फ की, जिसके अंदर ये जो हीरो है बियोवुल्फ उसकी हीरोइक एक्टिविटीज को बताया गया है और ये पूरी की पूरी पोएम हमें मिली है और इसे फर्स्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं, वो है बैटल ऑफ मेल्डन। जो सेकंड है वो है बैटल ऑफ मेल्डन। जो बैटल ऑफ मेल्डन है ये जो पोएम है ये बड़ी ही पॉपुलर पोएम थी उस समय की और इसका जो आगे का और जो लास्ट पार्ट है वो दोनों ही मिसिंग है, लेकिन ये पोएम बड़ी ही फेमस रही है और इससे इसका जो पार्ट्स हमको रीड करने के बाद पता लगता है कि जो इसके लास्ट पार्ट जो हमें मिले उससे पता लगता है कि इसके लास्ट में एक स्पीच दी गई होगी। तो ये बैटल ऑफ मेल्डन जो है ये विकिंग्स की लड़ाई के बारे में है, जो हमने पिछले में पढ़ा था ना, पिछले लेक्चर में। विकिंग्स की जो युद्ध होते हैं 991 के अंदर विकिंग्स का कोई जो लड़ाई होती है उसके बारे में है बैटल ऑफ मेल्डन और ये बड़ी ही फेमस पोएम थी उस समय की, फेमस स्टोरी थी। अब इसके बाद में जो थर्ड है
वो है फाइट एट स्पिनवर्क, फाइट एट स्पिनवर्क या फिंसबर्ग, ये दोनों ही नाम मिलते हैं। ये हमें दो फ्रेगमेंट्स में मिली है, फ्रेगमेंट 1 और फ्रेगमेंट 2, ये फ्रेगमेंट्स में हमें मिली है और ये भी युद्ध के बारे में है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पोएम है बैटल ऑफ मेल्डन, फाइट एट स्पिनबर्ग, और इसके बाद में जो आती है वो आती है वोल्डेयर। वोल्डेयर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको वोल्डेयर इस तरह से भी लिखा जाता है, DHERE। ये जो पोएम है इसको ट्रांसलेट भी किया गया है और W.C. वुडलॉफ ने इसे सबसे पहले इसको 17th सेंचुरी के अंदर इसको खोजा था। तो ये जो W.C. वुडलॉफ थे इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये वोल्टेयर जो पोएम है इसकी जो स्टोरी है हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऐसी पोएम है जिससे हमें वॉल्टर ऑफ एकेंटाइन, वॉल्टर ऑफ एकेंटाइन की एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि कभी ब्रिटेन के अंदर वॉल्टर ऑफ एकेंटाइन भी हुआ करते थे। तो हम जानते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो जो ये वोल्टेयर या वोल्टेयर है, इसके अंदर जो स्टोरी का जो हीरो है उसका नाम है वोल्टर या वोल्टेयर। अब जो ये वोल्टर है, जो वोल्टर है इनकी एक बिलव्ड है हिल्डेगार्ड। ये आपको नोट्स में भी सब दिया गया है। वोल्टर और हिल्डेगार्ड ये दोनों जो कोर्ट ऑफ एटिला को लूटते हैं, ट्रेजर वहां का लूट लेते हैं और ये दोनों पकड़े जाते हैं और इसके बाद में इनको प्रिजन में डाल दिया जाता है। अब जो इन्होंने लूटा है धन, उसके पीछे दो लोग और लगे हुए हैं। और जो यहाँ का जो किंग है, किंग जो है वो वोल्टेयर से युद्ध करवाना चाहता है। और ये जो पोएम है ये दो पार्ट्स में है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर वोल्टेयर को युद्ध के लिए हिल्डेगार्ड उसको इंकरेज करती है, उसको उत्साहित करती है कि वो जाकर के युद्ध करे और इसके लिए वो युद्ध की ग्लोरी के बारे में डिस्कस करती है। उसे बताती है कि तुम जाओ, तुम युद्ध करो, इससे तुम्हारी ग्लोरी बढ़ेगी। और जो सेकंड जो है उसके अंदर पता लगता है कि जो ये सारी लड़ाई हुई, युद्ध हुए, उसके पीछे जो मुख्य रूप से जो दोषी था वो किंग था। और इसीलिए ये जो वोल्टेयर और हिल्डेगार्ड है वो लास्ट में सब कुछ छोड़ करके एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से ये एक स्टोरी है हीरोइक एक्टिविटीज की वोल्टेयर की। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो जो पोएम है वो है बिटसिट। नेक्स्ट जो पोएम है वो है बिटसिट, या इसको ट्रैवलर्स सॉन्ग भी बोला जाता है, दी ट्रैवलर्स सॉन्ग। ये जो पोएम है ये एक शॉर्ट पोएम है और मेनली जो ये पोएम है ये एक तरह से ये वर्णन करती है, एक तरह से ये स्टोरी बता रही है लोगों की, पीपल, किंग्स, उस समय का जो उसका समय जो ब्रिटेन के अंदर जो समय जिसमें लिखी गई उसका समय बताती है, लोगों के बारे में वर्णन देती है, राजा के बारे में वर्णन देती है। ये एक तरह से एक ट्रैवलर सॉन्ग है। इसका सेकंड नेम है बिटसिट का, एक शॉर्ट पोएम है और ये मतलब एक तरह से रिकॉर्ड है उनकी इंफॉर्मेशन का। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एक और पोएम है डियोर्स लेमेंट। तो ये मेन हिस्टोरिक वर्क्स थे, हीरोइक वर्क्स थे, हीरोइक पोएम्स थी। अब इसके बाद में आती है लिरिक पोएम्स। तो लिरिक पोएम्स हैं वेंडर, द र्यून, पहले है द र्यून। जो र्यून जो पोएम है ये एक शॉर्ट पोएम है और ये जो पोएम है इसके अंदर जो रोमन ब्रिटेन है, रोमन ब्रिटेन का एक सिटी है उसके डिस्ट्रॉय होने के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। इसके बाद में जो सेकंड है वो है वंडर। इसके अंदर एक जो
एल्डर एक ओल्ड मैन होता है जो कि घुमक्कड़ है, वो घूम रहा है और वो इस पोएम के अंदर वो याद करता है अपने, जब वो यंग था उस समय एक युद्ध हुआ था, एक बैटल हुई थी और उसके अंदर उसने अपने घर वालों को और अपने लविंग बींग्स को खो दिया था और अब वो उनको याद करता है। वो एक सैड मूड में है, डिस्पेयर मूड में है, इसमें ये दिखाया गया है। और वो एक तरह से वो बात करता है कि जो युद्ध होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, उसे अवॉइड करना चाहिए, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। और वो इस तरह से उसकी जो माइजरी है, जो उसका दुख है, उसकी डिस्पेरेंस है अपने वर्ड से, वो सब इसमें दिखाई गई है वेंडर में। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है द सी फेरर। द सी फेरर एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर एक व्यक्ति है, वो समुद्री यात्रा पे है, वो उसके चारों तरफ समुद्र है, वो समुद्र के बीच में है और वहां के इन्वायरमेंट से दुखी होकर के वो अपना जो अर्थ के ऊपर जो वो धरती पे रहता था उस समय को याद करता है और वो सोचता है कि समुद्र के चारों तरफ कैसा इन्वायरमेंट है, जबकि धरती पे कितना अच्छा माहौल है, वहां पे पेड़ पौधे हैं, वहां पे हरियाली है, वहां पे सीनरीज है, क्लाइमेट है, अच्छा सब कुछ है जो ईश्वर ने दिया है इंसान को सेलिब्रेट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तो वो एक तरह से इंपॉर्टेंस उसे याद आती है अपने इन्वायरमेंट की, अर्थ की, जहाँ पे वो रहता था, सी फेरर में। और फिर उसका जो सेकंड पार्ट जो है पोएम का, उसके अंदर जो उसका व्यू पॉइंट है, वो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है पोएम का, वो थोड़ा चेंज होता है। और जो सी फेरर है वो कहता है कि ये जो लाइफ है ये इटरनल लाइफ की बात करता है। वो कहता है कि जो अर्थली जो गिफ्ट्स होते हैं, जो अर्थली इंजॉयस होते हैं, ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इंसान को जो हेवन है उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए वो कहता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम नेक्स्ट लाइफ के अंदर हेवन को पास की, गॉड को पास की, उसकी जो हमारी सोल है उसको हम फ्री करवा सके। तो इस तरह से जो इसका जो थीम है वो रिलीजियस हो जाता है। एक जो ये लिरिक पोएट्री होती है, इनको विजडम पोएट्री भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर जो विजडम के थीम्स इनमें दिए गए हैं। ठीक है, अब ये लिरिकल है इसलिए इनको लिरिकल पोएट्री भी बोला जाता है। अब इसके बाद में जो फोर्थ है वो है वुल्फ एंड एडवेंचर। और इसके बाद जो फिफ्थ है वो है द वाइफ्स लेमन। और सिक्स है द हस्बैंड मैसेज। हस्बैंड्स मैसेज। तो जो वाइफ लैमेंट और हस्बैंड मैसेज है ये 52 लाइंस की पोएम है, दोनों ही 52 लाइंस की पोएम्स हैं और ये दोनों ही ऐसे माना जाता है कि ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, ये दोनों शायद किसी एक ही पोइट के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि जो वाइफ लैमेंट है इसमें एक वुमेन है, उसकी निराशा भरी स्थिति को दिखाया गया है। उसके अंदर एक वाइफ है जो बहुत उदास है और वो अपने हैप्पी डेज को याद कर रही है, अपने बिलव को, अपने लवर को याद कर रही है, अपने हस्बैंड को याद कर रही है, वो बहुत ही उदास है। इसके बाद में जो हस्बैंड्स मैसेज है, इसके अंदर एक हस्बैंड है, उसका प्रॉपर उसका रिलेशन नहीं दिखाया गया कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो हस्बैंड मैसेज के अंदर एक व्यक्ति है जो कि ये युद्ध के कारण, बैटल के कारण, परिस्थितियों के कारण वो अपने परिवार से बिछड़ गया, वो अपने हैप्पी डेज को याद करता है। अब जो स्थिति में है वो कहता है कि हम एक दिन मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, और वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम मिलेंगे। तो इस तरह से जो वाइफ लैमेंट और हस्बैंड मैसेज है ये दोनों माना जाता है कि एक ही पोएट के द्वारा लिखी गई है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है लेज ऑफ बोएथियस। लेज ऑफ बोएथियस, ये जो पोएम है ये लिखी गई थी किंग एल्फ्रेड द ग्रेट द्वारा। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट है उन्होंने काफी ये खुद भी इन्होंने वर्क्स लिखे हैं और इन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम किए थे ब्रिटेन में ओल्ड इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए भी। तो जो एल्फ्रेड द ग्रेट थे वो खुद भी लिखते थे और इन्होंने ये विजडम पोएम लिखी है लेज ऑफ बोएथियस। और इस पोएम के अंदर जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि इनका इस पोएम का जो थीम है वो प्री प्लेटोनिक ब्रिटेन है। प्री प्लेटोनिक ब्रिटेन है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं क्रिश्चियन पोएट्रीज को। तो जो क्रिश्चियन पोएट्री है
मेनली है एंड्रियस, एलेनी, जुलियाना। एलेनी इसमें सेंट हेलेना के बारे में बताया गया, एंड्रियस में भी, जुलियाना में भी, ये सब सेंट की लाइफ को डिस्क्राइब करती हैं। इसके बाद में क्रिस सेकंड, क्रिस्ट एंड सैटन और सैटर्न एंड सोलोमन। और भी पोएम्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। जो क्रिस सेकंड है, ये जो पोएम है इसका जो हीरो है उसे क्रिस है और ये जेसस के बारे में ये पोएम है। क्रिश्चियन रिलीजन की बड़ी फेमस पोएम है क्रिस सेकंड, और इसको क्रिस्ट बी भी बोला जाता है। ये जो पोएम है इसके अंदर बताया गया है कि क्रिस्ट है वो धरती पे आए हैं, उन्होंने अपने वर्जिन मैरी की कोख से जन्म दिया है, और फिर उसके बाद में जो जेसस है वो जब चले जाते हैं उसके बाद में उनका सेशन के बाद में वो हेवन में है, और मतलब जब वो जा रहे हैं अर्थ से तो जो गॉड गॉडेस है वो उनके वेलकम के लिए आए हैं, वो उनका हेवन में वेलकम करने वाले हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि आप लोग भी खुश हो जाइए क्योंकि जैसे यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं अर्थ के जो लोग हैं वो दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो जो कुछ वो खोने जा रहे हैं उससे वो दुखी हैं। फिर उसके बाद में जो क्रिस्ट जेसस हैं वो उनको लोगों से बोलते हैं कि आप लोग दुखी मत होइए, मैं हमेशा आप लोगों के बीच रहूंगा, मैं हर किसी की मदद करने के लिए आऊंगा जब भी कोई मुझे बुलाएगा। तो इस तरह से ये एक मैसेज है, एक रिलीजियस मैसेज से दिया गया है। क्रिस्ट सेकंड काफी अच्छी पोएम है, और इसके अंदर क्रिस्ट के 6 लेग्स की भी बात की गई है कि उन्होंने उनके जो 6 कदम थे कि उन्होंने पहला जन्म लिया, फिर उनका इस तरह से क्रिश्चियन रिलीजन और वो सब कुछ कि इसके बाद में वो हेवन में गए, फिर वापस आए। उन्होंने हेल को जब वो धरती से हेवन के बीच में जा रहे थे तो वो उनका समय पीरियड जो था वो हेल था। तो इस तरह से बात की गई है, 6 लीव्स की बात की गई है। तो ये एक अच्छी पोएम है क्रिस सेकंड। और ये जो क्रिस सेकंड है इसको ये जो पोएम है ये साइने वुल्फ ने लिखी थी, हम पहले पढ़ चुके हैं। एलेनी ये भी उन्होंने लिखी थी। तो ये जो बुक्स हैं, ये जो साइने वुल्फ की जो 4 पोएम्स थी वो एक्सिटर और वर्सिली बुक में अपीयर हुई थी, और इस तरह ये जो पोएम्स है ये भी एक्सिटर और वर्सिली बुक्स में ही मिलती हैं। फिर इसके बाद में क्रिस्ट एंड सैटर्न है। ये जो पोएम है इसके सैटर्न मतलब शैतान एक तरह से बोला गया है। इसके अंदर क्रिस्ट और सैटर्न के बीच में 40 डेज का एक तरह से लड़ाई दिखाई जाती है, डिबेट दिखाई जाती है कि डेजर्ट के अंदर 40 डेज तक क्रिस्ट और सैटर्न की लड़ाई होती है और उसमें क्रिस्ट विजयी होते हैं। और जो इसके अंदर जो ये दोनों जो पोएम्स है क्रिस्ट एंड सैटर्न एंड सैटर्न एंड सोलोमन, ये दोनों डिबेट पोएम्स हैं ये। फिर इसके बाद में जो ये पोएम है सैटर्न एंड सोलोमन, इसके अंदर सैटर्न जो होता है वो एक मैजिशियन होता है, और जो सोलोमन है वो वाइस किंग सोलोमन है। सैटर्न जो एक मैजिशियन है के रूप में अपीयर हुआ है, वो जो वाइस किंग सोलोमन है उनसे क्वेश्चंस पूछता है और सोलोमन उनसे डिबेट करते हैं। तो इस तरह से ये 2 डिबेट्स पोएम है जो कि हमारे क्रिश्चियन पोएट्री के अंदर आती है। फिर इसके बाद में आती है द ड्रीम ऑफ द रूट। ड्रीम ऑफ द रूड, ये जो पोएम है इसके अंदर जो रूड है ये वर्ड होता है क्रॉस को डिनोट करता है ये वर्ड। और ये जो पोएम है इसके अंदर एक व्यक्ति है जो ड्रीम वो सपना देख रहा है, उसके सपने की ये पूरी पोएम है, उसके सपने पे लिखी गई है कि उसके अंदर जो नरेटर है वो एक ड्रीम देखता है जिसके अंदर वो क्रॉस से बातें कर रहा है। ये पोएम है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, और इसके अंदर जो 3 सेक्शंस है उसके अंदर फर्स्ट सेक्शन के अंदर वो क्रॉस को देखता है और उसकी ब्यूटी देखता है कि जो क्रॉस है वो पूरी तरह से जेम्स जो है उनसे लदा हुआ है, एक तरह से उसमें हीरे लगे हुए हैं और वो चमक रहा है बहुत ही सुंदर। लेकिन फिर वो देखता है कि जो ये क्रॉस है ये खून से सना हुआ है, वो सुंदर हीरे खून से सने हुए हैं। फिर इसके बाद में वो जो नरेटर है वो क्रॉस जो है वो अपने अकाउंट से अपनी तरह से वो जो जेसस की जो डेथ है उसको डिस्कस करते हैं। जो क्रूसिफिकेशन था उसको बताता है कि जो पेड़ है उसे ले जाया गया, तो जो पेड़ है वो भी सोच रहा है कि मुझे किस काम के लिए लेके जाया जा रहा है, और उसे पता चलता है कि जेसस का क्रूसिफिकेशन होने वाला है।
तो इस तरह से जो क्रॉस है वो बात करता है। जैसे फिर जो थर्ड पार्ट जो है, जैसे ये क्रूसिफिकेशन की बात होती है यहाँ पर सेकंड पार्ट में, जो कि क्रॉस अपने अकाउंट से उसका वर्णन करता है, अपनी तरफ से वो उसके बारे में बोलता है। और इसके बाद में जो थर्ड है वो नरेटर है, वो खुद अपने विचार देता है, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है और लोगों को सोचने के लिए छोड़ देता है। तो इस तरह से ये जो पोयम है, ये वर्सीली बुक के अंदर ये पोयम मिली है। वर्सीली बुक में हमने पढ़ा था मैन्युस्क्रिप्ट है 4, और उनमें से एक जो मैन्युस्क्रिप्ट है वर्सीली बुक, इसमें ये पोयम मिलती है, द ड्रीम ऑफ द रूट। और इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट ईयर्स में, और उसके अंदर जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो ये रूट है इसका मतलब क्या होता है, रूट का यहाँ पे किस चीज को डिनोट कर रहा है रूट, तो रूट यहाँ पे इसका मतलब क्रॉस से है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ इसमें दो बात मुझे बताना रह गया कि जो वाइफ्स लैमेंट जो पोएम है वो एक एलिगी है, मतलब कि एक ऐसी स्टोरी जो किसी के दुख को एक्सप्रेस करती है। और जो हस्बैंड मैसेज है उसके अंदर जो हस्बैंड है वो वूड को पर्सोनिफाई करके उसको एक मैसेंजर बना करके भेजता है अपनी बिलव्ड के पास, अपनी वाइफ के पास। तो इस तरह से जो वुड है उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, उसको एक मैसेंजर की तरह उसको पोएम के अंदर यूज किया गया है। तो ये दो बातें थी जो मैं भूल गई थी बताना। फिर इसके बाद में ये ड्रीम ऑफ द वुड हो गया। इसके बाद में जो पोएम आती है फेड्स ऑफ एपोस्टल, शेड्स ऑफ अपोस्टल, इसके अंदर 12 अपोस्टल्स हैं, उनकी मार्टरोलॉजी पे ये पोएम लिखी गई है। तो ये जो साइनोवुल्फ के ने जो पोएम्स लिखी थी उसमें सबसे शॉर्टेस्ट पोएम है ये साइनोवुल्फ की। जो 4 पोएम्स हमने पढ़ी थी कि साइनोवुल्फ ने 4 पोएम्स लिखी है, उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट पोएम है द फेट ऑफ एपोस्टल। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो ये खत्म होता है ऑल एंग्लो सेक्सन लिटरेचर, इन हमने इंपॉर्टेंट वर्क्स डिस्कस किए। इसी साथ एक बात और थी, जो सी फेरर जो पोएम है उसके अंदर आपको नोट्स में एक वर्ड मिलेगा आमीन। जो सी फेरर जो पोएम थी उसके अंदर जो लास्ट के अंदर जो वर्ड यूज किया गया था, ये पोएम जहाँ पे एंड होती है उसका लास्ट वर्ड था आमीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, और नोट्स में दिया गया है तो हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।